विभाग के लोग नहीं मानते कि ऐसा कोई शख्स है। जो मानते हैं वो उसे विंटर सोल्जर बुलाते हैं। तुम उसे कभी ढूंढ नहीं पाओगे। कैप्टन अमेरिका को मेरी जरूरत है। कब शुरू करना है? शुरू तो हो चुका है। जो तुम पर गोली चला रहा है समझ लो बुरा है। लगता है अब तुम कैप्टन बन गए हो कैप्टन। कोई शक? कैप्टन अमेरिका महादबंग। हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सबके। मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट साहिल कपूर। एंड दोस्तों, आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर की। ये मूवी कैप्टन अमेरिका की कहानी को काफ़ी आगे बढ़ा देती है और यहाँ पर कई बड़े सीक्रेट भी हमें देखने को मिलते हैं। देखो, ये एक ऐसी इंटरेस्टिंग मूवी है ना जो हमें डिटेल में ये बताती है कि अवेंजर्स जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स एंड बाकी सभी चीज़ें जो एमसीयू में चल रही है वो तो चल रही है, पर एमसीयू की जो अंदर की इनर पॉलिटिक्स है उसमें क्या हो रहा है, कैसे कैसे सरकारें बन रही है, गिर रही है, शील्ड, हाइड्रा, ये सब चीज़ें क्या है, खुफिया एजेंसीज क्या है और किस तरीके से जो ये टीम है, जो अवेंजर्स टीम बनी है, बाकी जो सुपर हीरोज है वो कैसे ऑपरेट कर रहे हैं और बिहाइंड द सीन क्या मामला चल रहा है। तो ये उसको डिटेल में बताती है। ये बेसिकली थोड़ी सीरियस टोन वाली मूवी है और इसमें हमें काफ़ी चीज़ें देखने को मिलती है, बट बड़ी इंटरेस्टिंग मूवी है। इसमें हमें विंटर सोल्जर भी पहली बार देखने को मिलता है। इसके टाइटल से ही साफ पता लग जाता है कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर, राइट। बट ये मूवी काफ़ी और चीज़ें भी इंट्रोड्यूस करवाती है, ठीक है। कैप्टन अमेरिका एंड उससे रिलेटेड जो और कैरेक्टर्स है इस आईपी से रिलेटेड, वो भी हमें इसमें बहुत डीपली समझ आते हैं। तो ये वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, स्पेशली कैप्टन अमेरिका फैंस के लिए। अगर आप एक आयरन मैन या फिर थॉर या हल्क के फैन है तो भाई मैंने ऑलरेडी उन सभी की मूवीज ट्रिलॉजीज को एक्सप्लेन कर दिया है, तो वो आप चेकआउट कर सकते हैं। एमसीयू की हर एक मूवी को यहाँ पर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ पूरे टाइमलाइन के हिसाब से, तो बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियोस बन रही है, तो चेकआउट कर लेना उनको भी। खैर, आज की वीडियो की बात कर लेते हैं, है ना। इस मूवी की कहानी शुरू होती है सन 2014 से। स्टीव रॉजर्स यानी कैप्टन अमेरिका कुछ सालों पहले ही एक लंबी गहरी नींद से जागा था और अब वो इस नई दुनिया में खुद को ढालने की कोशिश कर रहा है। वो अब शील्ड का एजेंट बन चुका है और दुनिया में शांति बनाए रखने का काम कर रहा है। दूसरी तरफ न्यूयॉर्क पर हुए हमले के बाद से शील्ड अपने सिक्योरिटी सिस्टम को और मजबूत बनाने में जुटा हुआ था। इसी वजह से उन्होंने शुरू किया प्रोजेक्ट इनसाइड, जिसके तहत 3 विशाल हथियारों से लैस हेलिकैरियर आसमान में तैनात किए जाने थे। ये हेलिकैरियर से खास सैटेलाइट की मदद से आतंकवादियों को पहचान कर मुसीबत आने से पहले ही उन्हें खत्म करने वाले थे। मतलब इनका ओवरऑल पर्पस यही था। पर निक फ्यूरी को शक हो जाता है कि इस प्रोजेक्ट में कुछ तो गड़बड़ है और उनसे कुछ छुपाया जा रहा है। इसलिए फ्यूरी नताशा रोमानोफ को प्रोजेक्ट इनसाइड की गुप्त जानकारी निकालने का काम दे देता है। ये काम इतना आसान नहीं था। प्रोजेक्ट इनसाइड की जो सारी फाइल्स थी वो एक समुद्री जहाज पर रखी हुई थी जिसकी सुरक्षा बेहद कड़ी थी। इसलिए एक प्लान बनाया जाता है। कुछ समुद्री लुटेरे उस जहाज पर कब्जा कर लेते हैं ताकि सबका ध्यान भटक जाए और उसी दौरान नताशा उन फाइल्स को चुपचाप कॉपी कर ले। जैसे ही शील्ड को इसकी खबर मिलती है कि जहाज पर हमला हो चुका है तो वहां पर कैप्टन अमेरिका और उनकी टीम भेजी जाती है। लेकिन नताशा के अलावा किसी और को भी पता नहीं था कि असल में वो फ्यूरी के ही कुछ लुटेरे हैं जो वहां पर भेजे गए हैं। मतलब ऑब्वियसली उन्हें मारने की आवश्यकता नहीं थी, वो तो एक डिस्ट्रैक्शन ही थे। स्टीव और उसके सभी साथी उन लुटेरों को निपटा देते हैं और नताशा उतने में फाइल्स को कॉपी कर लेती है। इससे ये पूरा जो चीज़ हुई, इंसिडेंट हुआ, वो बनावटी नहीं लगा, वो रियल ही लगा। पर बाद में जब फ्यूरी उन फाइल्स को खोलकर देखने की कोशिश करता है तो वो खुलती नहीं है। इससे फ्यूरी को यकीन हो जाता है प्रोजेक्ट इनसाइड में जरूर कुछ गड़बड़ है। वो इसकी शिकायत लेकर शील्ड के सीनियर अधिकारी अलेक्जेंडर पियर्स के पास पहुंच जाता है और उनसे प्रोजेक्ट को रोकने की गुजारिश करता है। जब फ्यूरी शील्ड के हेलिकैरियर्स हेडक्वार्टर्स से निकलता है तो रास्ते में पुलिस के भेजे कुछ लोग उस पर हमला कर देते हैं। फ्यूरी बुरे तरीके से घायल हो जाता है और बहुत सारी गोली उस पर दागी जाती है। पूरा गैंग्स ऑफ वासेपुर वाली वाइब भाई।
तुम देखो इस सीन को, लगता नहीं है क्या वैसा ये। और तभी सामने आता है एक रहस्यमय हत्यारा विंटर सोल्जर, जो अपने बुलेट से फ्यूरी की गाड़ी तक को चीर देता है। पूरी तरह जख्मी फ्यूरी किसी तरीके से एक सुरंग बनाकर वहां से बचकर निकलता है, और उसे यकीन हो चुका था कि इस सब के पीछे शील्ड के अंदर का ही कोई है। इसीलिए वो चुपके से स्टीव के घर पहुंचता है और उसे बताता है कि शील्ड के अंदर बहुत कुछ गलत हो रहा है भाई, बहुत ज़्यादा गड़बड़ है। पर तभी विंटर सोल्जर वहां पहुंचता है और फ्यूरी को गोली मार देता है। बेहोश होने से पहले फ्यूरी एक पेन ड्राइव स्टीव को थमा देता है जिसमें प्रोजेक्ट इनसाइड की सच्चाई छुपी हुई थी। स्टीव हत्यारे का पीछा करता है पर वो बच निकलता है। फ्यूरी को अस्पताल ले जाया जाता है और वहां वो दम तोड़ देता है। इसके बाद अलेक्जेंडर पियर्स स्टीव को अपने अपने ऑफिस बुलाता है ये पूछने के लिए कि वो फ्यूरी के घर पर क्या कर रहा था। स्टीव सच नहीं बताता और वहां से निकल जाता है, जिसकी वजह से पियर्स समझ जाता है कि फ्यूरी ने स्टीव को कुछ जरूर बताया है। इसीलिए वो स्टीव को मारने के लिए कई एजेंट्स भेजता है, पर स्टीव उन सब से निपटकर वहां से भाग निकलता है। अब शील्ड स्टीव को एक भगौड़ा घोषित करके उसके पीछे पड़ जाती है। स्टीव नताशा से मिलता है ये जानने के लिए कि फ्यूरी ने उसे उस जहाज पर क्यों भेजा था और उस पेन ड्राइव में आखिरकार ऐसा क्या था। नताशा को भी इसकी जानकारी नहीं थी, तो वो दोनों मिलकर उसे डिकोड करने की कोशिश करते हैं। ऑब्वियसली क्यों नहीं करेंगे, पेन ड्राइव के अंदर का प्रोग्राम नताशा खोल नहीं पाती, पर उसे पता चलता है कि ये प्रोग्राम कहाँ बना था। तो स्टीव और नताशा न्यू जर्सी पहुंचते हैं, जहाँ एक पुरानी सीक्रेट फैसिलिटी में उन्हें एक बड़ा सुपर कंप्यूटर देखने को मिलता है जिसमें डॉक्टर आर्मिन जोला का दिमाग था। जी हाँ, जोला हाइड्रा के लिए काम करने वाला एक साइंटिस्ट था। वो नताशा को बताता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शील्ड ने उसे जेल से निकाल कर अपने यहाँ नौकरी पर रख लिया था, पर असल में वो हमेशा हाइड्रा का ही वफादार बना रहा। उसने चुपचाप शील्ड के अंदर ही एक नई हाइड्रा खड़ी कर दी थी और धीरे धीरे कई लोगों को अपने साथ मिला लिया था जो ऊपर से शील्ड के लिए काम करते थे, पर असल में हाइड्रा का मकसद पूरा कर रहे थे। बाद में जब जोला की मौत हो गई तो हाइड्रा वालों ने उसके दिमाग को एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रूप में बचा कर रख दिया, क्योंकि जोला बेहद होशियार था और हाइड्रा को उसकी जरूरत थी। जोला आगे बढ़ता है। पहले हाइड्रा जबरदस्ती दुनिया पर कब्जा करना चाहता था, पर लोगों ने विरोध किया और वो हार गया। इसीलिए रेड स्कल के जाने के बाद हाइड्रा ने अपना तरीका बदल दिया। अब वो ऐसे हालात पैदा करने लगता है कि जिसमें जो लोग हैं वो खुद उसके गुलाम बन जाते हैं अपनी मर्जी से। जी हाँ, और जो रास्ते में आता है उसे खत्म कर दिया जाता है। अलेक्जेंडर पियर्स असल में हाइड्रा का ही सबसे बड़ा आदमी था और उसे लगता था कि फ्यूरी उसके रास्ते में रुकावट बन रहा है, तो उसने उसे मरवाने का फैसला कर लिया, क्योंकि प्रोजेक्ट इनसाइड हाइड्रा का अब तक का सबसे बड़ा और खतरनाक मिशन था जिसका प्रोग्राम खुद जोला ने बनाया था। स्टीव और नताशा यही जानना चाहते थे कि आखिरकार वो प्रोग्राम करता क्या है। तभी वहां फैसिलिटी को उड़ाने के लिए एक मिसाइल आकर गिरती है, जिससे स्टीव किसी तरीके से नताशा और खुद को बचाने में कामयाब हो पाता है। इसके बाद स्टीव नताशा के साथ अपने नए दोस्त सैम विल्सन, ऑब्वियसली जो आगे जाके फैल्कन तो वो अभी है, ऑब्वियसली जो नया कैप्टन अमेरिका बनेगा आगे जाके, से मिलता है, जो पहले ही एक मिलिट्री ऑफिसर रह चुका है। सैम उन दोनों की मदद करता है और उन्हें अपने घर में छुपाता है। फिर तीनों मिलकर शील्ड के एक ऑफिसर जेस्पर सिटवेल को किडनैप कर लेते हैं, जो असल में हाइड्रा का ही आदमी निकलता है। सिटवेल उन्हें बताता है कि जोला का बनाया प्रोग्राम दरअसल ये पता लगाता है कि आज या भविष्य में कौन कौन हाइड्रा के लिए खतरा बन सकते हैं, और प्रोजेक्ट इनसाइड असल में आम लोगों की सुरक्षा के लिए नहीं बना है, बल्कि हाइड्रा के दुश्मनों को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए बना है। स्टीव नताशा और सिटवेल को लेकर शील्ड के हेडक्वार्टर की तरफ निकलता है ताकि प्रोजेक्ट इनसाइड को रोका जा सके, पर उधर पियर्स को पता चलता है कि सिटवेल को किडनैप कर लिया गया है। इसीलिए वो स्टीव और उसके साथियों को खत्म करने के लिए फिर से विंटर सोल्जर को भेज देता है। जी, विंटर सोल्जर सबसे पहले सिटवेल को मार डालता है, वो क्योंकि
उसने हाइड्रा का राज खोल दिया था। फिर वो स्टीव, नताशा और सैम को भी मारने की कोशिश करता है। लड़ाई के बीच विंटर सोल्जर का मास्क उतर जाता है और हमें एक झटका देखने को मिलता है। भाई हम सभी को लगता है, क्योंकि वो विंटर सोल्जर कोई और नहीं था बल्कि वो स्टीव का पुराना दोस्त बग्गी बार्न्स था, जो सन 1945 में एक मिशन के दौरान बग्गी से गिर गया था, यानी ट्रेन की बग्गी से। या व्हाट अ जोक। पर हाँ, वो ट्रेन से गिर गया था और सबने सोचा कि वो मर चुका है, पर असल में हाइड्रा ने उसे बचा लिया था। खैर बचाया तो कहाँ, अपने एक्सपेरिमेंट के लिए ही यूज किया। गिरने की वजह से उसका जो एक हाथ था वो टूट चुका था और इसीलिए डॉक्टर्स ने उसकी जगह एक एडवांस मेटल आर्म लगा दिया था। हाइड्रा ने बग्गी को ब्रेन वॉश करके एक सुपर सोल्जर बना दिया था और तब से पिछले 50 सालों से वो हाइड्रा के दुश्मनों को मारता आ रहा है और हर मिशन के बाद उसे बर्फ में वापस जमा दिया जाता था, जिसकी वजह से उसकी उम्र नहीं बढ़ रही थी। स्टीव बग्गी को पहचान लेता है, पर बग्गी को स्टीव की कोई याद नहीं थी। तभी हाइड्रा के बाकी एजेंट्स आकर तीनों को पकड़ लेते हैं और ले जाते हैं, पर शील्ड एजेंट मारिया हिल उन्हें बचाकर निकाल लेती है और सीधे निक फ्यूरी के पास ले आती है। भाई असल में निक फ्यूरी जिंदा था, ये तो ना मरेगा इतने जल्दी बाबू, ये मर गया तो क्या होगा आगे आने वाली मूवीज का। उसने अपनी मौत का सिर्फ नाटक नहीं किया था, उसने अपनी मौत का सिर्फ नाटक किया था ताकि हाइड्रा उसका पीछा छोड़ दे। यहाँ वो मीम लगा देना, पीछा छोड़ दे। अब सब मिलकर प्रोजेक्ट इनसाइड को रोकने का प्लान बनाते हैं। जोला ने तीनों हेलिकैरियर में एक खास एडवांस चिप लगाई थी जिससे उन्हें कंट्रोल किया जा सके। सबकी उम्मीद यही थी कि वो इन हेलिकैरियर्स को बर्बाद करके प्रोजेक्ट इनसाइड को रोक देंगे जी, है ना, क्यों नहीं। पर स्टीव को अच्छी तरह पता था कि इस मिशन में बग्गी उसका सामना तो करना ही पड़ेगा, यानी बग्गी उसके सामने आएगा, उसका दोस्त, उसका जिगर का छल्ला, और उसे लड़ना पड़ेगा। भाई क्या करें, स्टीव की अलग ही दुविधा लगी हुई थी अपनी। स्टीव अपनी पुरानी कैप्टन अमेरिका वाली यूनिफॉर्म पहनता है, सैम भी अपना सूट बूट निकालता है और तीनों हाइड्रा के हेडक्वार्टर में घुस जाते हैं। स्टीव एक ब्रॉडकास्ट के जरिए पूरी दुनिया को बता देता है कि शील्ड पर हाइड्रा का कब्जा हो चुका है और वो असल में क्या करने वाले हैं। स्टीव की बात सुनकर शील्ड के अंदर के वफादार एजेंट्स हाइड्रा का विरोध करने लगते हैं, पर हाइड्रा के लोग तादाद में ज़्यादा थे तो वो हेलिकैरियर्स को लॉन्च कर देते हैं। स्टीव और सैम उन हेलिकैरियर्स में चढ़कर वो खास चिप लगाना शुरू करते हैं और तभी वहां फिर से बग्गी यानी विंटर सोल्जर आ पहुंचता है। दूसरी तरफ वर्ल्ड सिक्योरिटी काउंसिल के सदस्य हेलिकैरियर्स लॉन्च होते देखने के लिए हेडक्वार्टर्स पहुंचते हैं। वहां उन्हें पीएस की असली सच्चाई का पता चलता है, इसीलिए पीएस उन्हें मारने की कोशिश करता है, पर तभी नताशा भेस बदलकर काउंसिल मेंबर्स की जगह ले चुकी होती है और वो बाकी सबको बचा लेती है। फिर वो शील्ड के मेन कंप्यूटर से हाइड्रा की सारी फाइल्स इंटरनेट पर अपलोड करना शुरू कर देती है ताकि दुनिया को हाइड्रा की असलियत का पता चल जाए। पर इस काम के लिए दो सीनियर ऑफिसर्स की जरूरत थी, परमिशन थी। तभी फ्यूरी वहां आता है और अपना एक्सेस दे देता है, साथ ही में पीएस का बायोमेट्रिक पासवर्ड भी इस्तेमाल कर लेता है। सिस्टम अनलॉक हो जाता है जिससे शील्ड और हाइड्रा दोनों की सारी खुफिया जानकारी इंटरनेट पे लीक हो जाती है। गुस्से में पीएस काउंसिल के सभी सदस्यों को मार डालता है और नताशा के सहारे भागने की कोशिश करता है, पर फ्यूरी उसे गोली मार देता है। इधर स्टीव और सैम दो हेलिकैरियर्स में चिप लगाने में कामयाब हो जाते हैं, पर तीसरे में लगाते वक्त चिप को बग्गी वहां आ जाता है और सैम का सूट तोड़ देता है और उन्हें रोकने की कोशिश करता है। उधर हाइड्रा वाले जोला के प्रोग्राम के जरिए लाखों लोगों को निशाना बनाने वाले होते हैं कि तभी स्टीव आखिरी चिप भी लगा लेता है, जिससे तीनों हेलिकैरियर्स का कंट्रोल स्टीव, सैम और नताशा के हाथ में आ जाता है। वो तीनों हेलिकैरियर्स को एक दूसरे पे फायर करवा देते हैं जिससे सारे हेलिकैरियर्स तबाह हो जाते हैं और आसमान से गिरते गिरते शील्ड के हेडक्वार्टर्स को भी मलबे में दबा देते हैं। सब लोग किसी तरह वहां से निकल जाते हैं, पर स्टीव और बग्गी उसी मलबे में फंसे रह जाते हैं। लड़ाई के दौरान भी जो बग्गी है वो बिना याददाश्त के अपना जो मिशन है उसको पूरा करने पे तुला हुआ था, पर स्टीव अपनी पुरानी दोस्ती की खातिर उस पर हाथ नहीं उठाते, बोलते हैं मार साले मार, पर मैं नहीं मारूंगा तुझे। आखिरकार दोनों नदी में गिर जाते हैं। स्टीव बेहोश हो जाता है, पर बग्गी उसे पानी से बाहर निकाल लेता है ताकि हालांकि उसकी याददाश्त अभी भी वापस नहीं आई होती है, पर स्टीव की आंखों में उससे इतना ज़रूर समझ आ जाता है कि ये उसका दोस्त है, इसीलिए वो उसे बचाकर वहाँ से चल बनता है।
कुछ दिन अस्पताल में रहने के बाद स्टीव ठीक हो जाता है और पुलिस हाइड्रा के सभी एजेंट्स को पकड़ना शुरू कर देती है। बग्गी अपनी मौत की आड़ में गुमनाम रहने का फैसला कर लेता है। नताशा ने इंटरनेट पर हाइड्रा और शील्ड दोनों की सारी सीक्रेट फाइल्स खोल दी थी, इसीलिए सरकार उससे कई सवाल जवाब करती है, पर उसे गिरफ्तार नहीं किया जाता क्योंकि दुनिया को अभी भी अवेंजर्स की आवश्यकता थी और वो अवेंजर्स का एक पार्ट है। स्टीव सैम के साथ मिलकर बग्गी को ढूंढने निकल जाता है, इस उम्मीद के साथ कि वो अपने दोस्त की याददाश्त वापस लाकर उसे ठीक कर दे। खैर, मूवी में पोस्ट क्रेडिट और मिड क्रेडिट भी हमें देखने को मिलते हैं। मूवी के मिड क्रेडिट सीन में हमें दिखाया जाता है बैरन जुदाई, बैरन स्टकर, जो विदेश में हाइड्रा के लिए काम कर रहा था। उसके पास लोकी की वो जादुई छड़ी भी थी। जी हाँ, स्पेक्टर उसके पास थी, जो उसे पहली अवेंजर्स फिल्म में मिली थी। स्टकर उस छड़ी की मदद से लोगों पर एक्सपेरिमेंट कर रहा था, जिसमें कई लोग मारे जा चुके थे, और इसी एक्सपेरिमेंट में वो 2 ट्विंस भाई बहनों को भी लाता है, और यहीं हमें वांडा और क्विकसिल्वर पहली बार देखने को मिलते हैं। ठीक है, वहीं इस मूवी में एक पोस्ट क्रेडिट सीन भी है जो हमें बग्गी को दिखाता है, जो अपने वजूद की तलाश में अकेला इधर उधर भटक रहा होता है। खैर, ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर काफ़ी इंटरेस्टिंग और कॉम्प्लेक्स मूवी थी। जैसा मैंने कहा भाई, मुझे भी इसको एक्सप्लेन करने में इतना टाइम लग गया, तो कॉम्प्लेक्स तो थी। खैर, अभी एडिटिंग होगी, अब देखते हैं। 17-18 मिनट की तो बनी गई है, आराम से 18 मिनट क्रॉस है भाई। अब देखते हैं कितनी होगी अपलोडिंग के टाइम पे, आप कितना देखोगे इसका वर्जन कट होके जो मैं अपलोड करूँगा। बाकी तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं ना।